देखिए, हम लोगों ने कहाँ तक तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट किया था, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा, यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में यह पढ़ा। इसके बाद फिर स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा। फिर पढ़ा कि डाल्टन ने जो मॉडल दिया था, फिर थॉमसन के बारे में बात किया, है ना। और फिर रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में बात किया, और रदरफोर्ड के मॉडल के बाद, है ना, बोर के मॉडल के बारे में बात किया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और बोर के मॉडल के बाद, है ना, सब बोर हो गए थे, नहीं। चलिए, तो थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात हम करें स्टेबल की। तो देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की हम बात करें तो इसमें जो प्रोटॉन है आपका, इस पे जो चार्ज होता है एक यूनिट का 1.602 इंटू 10 का पावर कितना, -19 कुलाम्ब होता है। इसका मास जो होता है 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, है ना। सिंबलाइज जब किया जाता है तो पी से इसको सिंबलाइज करते हैं। और यह कहाँ रहता है, नाभिक के अंदर। जबकि इलेक्ट्रॉन को लेकर के बात करें तो इस पे जो चार्ज होता है ना, -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलम। और इस पे जो मास होता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है ना। कितना होता है, 10 का पावर -31 kg। और यह जो है आपका न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। वही हम न्यूट्रॉन की बात करें, यह चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होगा। और यह कहाँ पाया जाएगा, आपका न्यूक्लियस में पाया जाएगा। ठीक है। तो न्यूट्रॉन क्या है, सबसे भारी है। और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, आपका नाभिक में पाया जाएगा। और बाहर चक्कर कौन लगाता है, नाभिक के बाहर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है ना। इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने उधर बात कर लिया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है उधर हम लोगों ने चर्चा किया था। अब इस टेबल के माध्यम से चीजों को हम लोगों ने देख लिया है। और बेसिक वाला पार्ट में भी हमने कवर किया था। अब देखिए, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वह क्या होता है, 1836 गुना ज्यादा होता है। किससे, इलेक्ट्रॉन से। और यह सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी एटम हैं, है ना, उन सब में आपको न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में केवल और केवल प्रोटॉन है। ठीक है। और यह भी ध्यान रखना है कि, क्या ध्यान रखना है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ कलेक्टिवली क्या जाना जाता है, न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
तो यह ध्यान आप रखेंगे कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1836 गुना है ना। हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होगा, उसमें केवल क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो न्यूक्लियॉन कहे मतलब समझ जाइए, वहां प्रोटॉन और किसकी बात कर रहा है, न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। अब देखिए, आयन, आयन हम किसे बोलते हैं, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा ना, चार्ज, इसी को आयन कहा जाएगा। जिसमें एक निगेटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। निगेटिव वाले को अनायन कहते हैं, है ना, जबकि पॉजिटिव वाले को कटायन कहते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को कटायन, निगेटिव वाले को क्या कहेंगे हम, अनायन के नाम से हम जानते हैं। यानी आयन क्या है, तो सिंपल सा है, आवेशित कण होगा, है ना, चार्ज पार्टिकल्स होंगे, जिसमें जहां पे निगेटिव चार्ज होगा उसे ऋणावेशित, है ना, आयन को हम ऋणायन कहते हैं, और जहां धनावेशित होगा उसे हम क्या कहेंगे, धनायन के नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन आते हैं बताओ, प्रोटॉन और कौन आएंगे, आपके न्यूट्रॉन आएंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। अब देखिए, सिंबल एलिमेंट्स का लिखना हो, तत्व, तत्व पढ़े थे, याद होगा, एलिमेंट्स शुद्ध पदार्थ है ना, शुद्ध पदार्थ है आपका। तो जो भी एलिमेंट है, ऐसे पूरा नाम लिखना और एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, दोनों क्या है, बातें अलग अलग। ठीक है, दोनों बातें क्या हैं, अलग अलग। तो इस बात को सिंबॉलिक फॉर्म इसका दिया, एलिमेंट्स का सिंबॉलिक फॉर्म यानी सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, जो कि सबसे पहले दिया था बर्जिलियस ने। कौन सा व्यक्ति ने दिया था, बर्जिलियस ने। और इसका इस्तेमाल किया कौन, है ना, बर्जिलियस ने दिया, इस्तेमाल किया डाल्टन। डाल्टन, ठीक है। ही प्रपोज्ड द केमिकल symbols should be based on the Latin names of the elements. अब देखो, एक तो सिंबॉलिक फॉर्म था, जिसमें गोल दे दिया, बीच में बूंदा दे दिया, जिसको क्या बोल दिया, हाइड्रोजन। ठीक है, गोल 4 को दे दिया, डॉट डॉट एल्यूमिनियम, याद करने का जरूरत नहीं है। जिंक वाले को देखो, बीच में जेड दे दिया है गोल के अंदर, सब में तो गोल ही है, गोल मतलब एटम, है ना, जेड दे दिया तो जिंक, सी दे दिया तो कॉपर, एल दे दिया तो लेड, सिल्वर के लिए एस, गोल्ड के लिए जी, प्लेटिनम के लिए, प्लेटिनम के लिए क्या दिया, पी। समझे, तो इस प्रकार से इसने क्या किया, सिंबलाइज किया। ठीक है, तो याद रहेगा। बताइए कि सबसे पहले, है ना, सिंबल, प्रतीक चिन्ह किसने दिया, बर्जिलियस ने। यूज किसने किया, डॉल्टन, डॉल्टन, है ना, डॉल्टन ने क्या किया, यूज किया। तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन यह सिंबल हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, अब अगली बात आती है, वह है एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर जो होता है, वह क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं एटॉमिक नंबर, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी हम एटॉमिक नंबर कह देंगे, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटते बढ़ते रहती है, इसलिए नहीं लिखा जाता है, बाकी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होता है। किसमें, किसी भी एटम में। तभी तो हम लोगों ने पढ़ा था, यह इलेक्ट्रिकली, है ना, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है आपका एटम। तो एटॉमिक नंबर आपसे पूछे, ध्यान यह रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस
ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। यानी क्या कि प्रोटॉनों की संख्या ही क्या है, आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर है। इसमें यह हमेशा होल नंबर में होगा, हमेशा पूर्ण संख्या में होती है, और एक परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या को दर्शाती है। कौन कौन? प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी वही उसकी क्या होगी, परमाणु संख्या होगी। ठीक है, अब नोट करने वाली बात यह है कि किसी भी तत्व की परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नहीं बदलती, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में केवल केवल इलेक्ट्रॉन का पुनर्गठन शामिल होता है, नाभिक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी समझ लीजिए, किसमें इलेक्ट्रॉन में चेंजेज आपको देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन में चेंजेज आपको देखने को मिल जाएंगे, बट उसके न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं होते हैं। इसलिए उसके न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं होते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या न बोल करके हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, जेड से है जो डिनोट किया जाता है ना। किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो यह हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि होल नंबर होगा, है ना। और यह क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। इसे डिनोट हम जेड से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद रखना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम क्या होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है मतलब आपका प्रोटॉन चेंज नहीं हो। ठीक है, प्रोटॉन चेंज आपका नहीं हो। ठीक है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के टाइम क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, किस चीज का, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस में कोई चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब ये क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, किसमें नहीं देखने को मिलेंगे, प्रोटॉन में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बात को एकदम से ध्यान रखना है। अब अगली बात आती है मास नंबर। मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। यह जितना प्रोटॉन होगा और जितना न्यूट्रॉन होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, यही निकल के आ जाएगा मास नंबर, है ना। रदरफोर्ड ने बोला क्या कि यह एटम यदि है तो इसका टोटल मास कहाँ होता है, उसके न्यूक्लियस में। और इसका कारण क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ सबसे भारी न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। तो यह ध्यान हमें यह रखना है, क्या ध्यान रखना है बताइए, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में होंगे वही आपका क्या होगा, मास नंबर। मास नंबर। ठीक है, और हम लोगों ने यह भी बात किया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
न्यूक्लियॉन्स कहा। न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियॉन किसे कहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो बताइए, द्रव्यमान संख्या क्लियर है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए तो वही क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ होंगे, इसका नाम क्या पड़ेगा बताइए? न्यूक्लियॉन पड़ेगा। न्यूक्लियन। ठीक है, मतलब यह भी कह सकते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है वह किसकी संख्या के बराबर होगा? किसकी? न्यूक्लियन की न्यूक्लियॉन संख्या। की संख्या के बराबर होगा। अब देखिए, प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो प्रेजेंटेशन के अंतर्गत हम बात करें कि जैसे देखो, यहाँ कोई एलिमेंट लिख दिया गया, यह वाली जो है कोई एलिमेंट। ठीक है, कोई क्या है? एलिमेंट है। तो नीचे जो लिखा हुआ होगा वह उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर जो लिखा होगा वह क्या होता है? मास नंबर होता है। यानी नीचे जो लिखा होगा वह क्या होगा? परमाणु संख्या होगा। ऊपर लिखा जो होगा वह क्या होगा? द्रव्यमान संख्या होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। इसका द्रव्यमान की बात करें कितना है? 24। तो ऊपर 24। लिखा रहे मतलब समझ जाइए कि क्या है? द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। नीचे लिखा रहे मतलब समझिए कि परमाणु संख्या। ठीक है, बाकी फॉर्मूला निकल करके आएगा। ए बराबर, ए मतलब एटॉमिक मास जो कि पी प्लस एन के बराबर होता है ना। एक बात और भी की है कि जेड बराबर पी बराबर ई। ई होता है ना। जेड बराबर पी बराबर ई आपका देखने को मिलेगा। बाकी इसमें से जो निकालने के लिए कहे आप उसके बेस पे निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, इस वाले को 1 से 30 तक आपने याद कर लिया था तो चर्चा करने का ज्यादा जरूरत है नहीं। फिर भी हम एक बार बात करते हैं। हाइड्रोजन है, इसका सिंबल एच। बाकी है ना, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फिर फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, 13। सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, उसके बाद आर्गन 18, उसके बाद पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ठीक है, तो चलता चलेगा। तो बेसिक वाला से ध्यान रखना है कि किसका किसका याद रखना है, हमने आपको बताया था। अब देखिए, इसमें जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा? प्रोटॉन नंबर। है ना, और जनरली वही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन यही वाला है। ठीक है, आपका यही वाला है। अच्छा, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता नहीं है। होता। बाकी तोड़ने के लिए हमने आपको बताया था 2 8 8 वाले में कि 20 तक लागू होगा, 2 8 8 और 2 के कंडीशन में चीजों को तोड़ना। ठीक है, बाकी हम लोगों ने यह भी बात किया था कि वैलेंसी वैरी करेगा 0 से 4 तक। ठीक है, नॉर्मली वैलेंसी 0 से 4 तक आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आगे निकालने के लिए हम सीखेंगे थोड़ा वैलेंसी। यह बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए, अगली जो पॉइंट है हमारे लिए वह कौन सी है? आइसोटॉप। आइसो मतलब होता है भाई सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और टॉप मतलब एटॉमिक नंबर।
है ना। आइसो मतलब सेम, यानी जिसका सेम क्या हो, जिसका सेम क्या हो, तो एटॉमिक नंबर हो, लेकिन अलग क्या हो, एटॉमिक मास मास। नंबर यानी डिफरेंट, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, यानी आपका सेम आइसोटोप्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, आपका मास नंबर होगा different। ठीक है, अब जरा देखिए कि सेम एलिमेंट है और उसका अलग अलग मास हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मास मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसके बराबर, प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या के बराबर, है ना। प्रोटॉन की संख्या के बराबर आपका होता है कौन, एटॉमिक नंबर। तो ये तो चेंज होना नहीं है, लेकिन मास एक ही चीज का अलग अलग किसके कारण से हो जा रहा है, बोलो, न्यूट्रॉन के कारण से, है ना। न्यूट्रॉन के कारण से क्या होता है, आपका मास अलग अलग हो जाता है ना। अलग अलग मास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मास नंबर चेंज होना मतलब किसमें अंतर हो जा रहा है, किसमें, न्यूट्रॉन की संख्या में। संख्या में। ठीक है, तो समस्थानिक, आइसोटोप मतलब हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक मतलब स्थान सेम, यानी क्या सेम, परमाणु संख्या सेम। परमाणु संख्या सेम मतलब क्या सेम, प्रोटॉन सेम। लेकिन क्या अलग होता है, द्रव्यमान। और यह द्रव्यमान अलग होने का कारण क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। क्या? है ना, न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए इस हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है ना, 1H1, 1H2, 1H3। 1 नहीं लिखा गया, लेकिन ऐसे भी आप दिमाग में रख सकते हैं। क्या, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। 1H1 को क्या बोलेंगे भाई, 1H1 को क्या बोलेंगे, प्रोटियम। 1H2 को क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम। 1H3 को क्या बोलेंगे, तो ट्रिटियम। 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब देखिए अभी हम लोगों ने बात किया है कि सब हाइड्रोजन का ही है, इसका मतलब है कि सबका एटॉमिक नंबर सेम, है ना, सबका एटॉमिक नंबर एक ही है। लेकिन यहाँ मास नंबर इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है। कारण क्या है, क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन सेम नहीं है। तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन 1 और इसमें न्यूट्रॉन 2। तो ट्रिटियम में आपका 2 क्या देखने को मिलेगा, क्या, न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा, है ना। प्रोटियम में कितना कितना न्यूट्रॉन, बोलिए, प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन, 0। है ना।
प्रोटियम में कोई बोलता ही नहीं है कुछ। कभी कभी तो फिर इसी पे बड़ा गड़बड़ लगता है, लगता है बेकार है पढ़ाना। ठीक है, तो मुंह में जावा लगा करके बैठे रहो। नहीं, चलो, कभी कभी लगता है कि नहीं, छोड़ छाड़ दिया जाए। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस एक बार रीडिंग दो, बढ़ो, काम खत्म। ज्यादा समझाने बुझाने का जरूरत नहीं, सब समझदार बैठल है। नहीं, चलो, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, और 1H3 ट्रीटियम। क्या है, ट्रिटियम। तो इस ट्रिटियम में ये देख लो, सब में एक आपका है प्रोटॉन, यानी एक ही एटॉमिक नंबर है, लेकिन इसका मास नंबर अलग है। यानी यही तो समस्थानिक है, यही तो आइसोटोप है, जिसमें देखेंगे कि प्रोटियम में एक भी कौन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं नहीं है। देखने को। अच्छा, ये ड्यूटेरियम देख रहे हैं, तो इसी से बनेगा D2O, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ट्रिटियम की बात करें तो यह क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव किसे बोलते हैं, जो अल्फा बीटा गामा रे निकाले। क्या निकाले, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे निकाले। हमारे उसे नीचे। हम क्या कहते हैं, उसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो देख रहे हैं, हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ट्रिटियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। ड्यूटेरियम से क्या बनाते हो आप, D2O, हेवी वाटर। टू अब प्रोटियम वाला नॉर्मल वाटर यहीं से बनेगा, H2 है ना, H2O। और D2O, डी से ड्यूटेरियम वाला। और ट्रिटियम क्या है, रेडियो एक्टिव। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव कौन सा है ना। तो हाइड्रोजन का वो आइसोटोप, जो कि कौन है, ट्रिटियम, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव। अब देखिए, कार्बन का आइसोटोप, तो C12, 13 भी होता है, 14 भी होता है ना। तो देखो, सब में क्या होगा, प्रोटॉन तो सब में 6 ही होगा। 12 मास है, तो 6 में 6 जोड़ोगे तो 12, 7 जोड़ोगे तो 13, न्यूट्रॉन यहाँ 7, और यहाँ न्यूट्रॉन 8 कितने, 8, 8 8 6 14। तो अब देखेंगे कि कार्बन 14, यह किसका, कार्बन का आइसोटोप है। और यह ध्यान इसमें रखना है हमें कि इसका इस्तेमाल कार्बन डेटिंग में किया जाता है। इसका C14, इससे क्या किया जाता है, फॉसिल्स का, फॉसिल्स मतलब समझते हैं, जीवाश्म का। किसका, जीवाश्म का। जीवाश्म का एज ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वह कितना साल पुराना है ना। तो यह ध्यान रखिएगा, 12 13 14 कार्बन का है, लेकिन इसमें इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, जीवाश्म की आयु को आयु ज्ञात ज्ञात करने में, करें। इसी को बोला जाता है कार्बन डेटिंग। अब देखिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यह ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनाया जाए, है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट, सबसे पहली बात हम करें कि इसकी गुण क्या है ना, इसकी विशेषता क्या है। तो पहला, जितने भी समस्थानिक होंगे, यानी जितने भी आइसोटोप तो होंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। फिर संयोजकता वाला
सेम। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम होगा। और आप देखेंगे कि संयोजकता जब सेम है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें संयोजकता का बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो जब संयोजकता सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगे, सेम। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान भिन्न है तो भौतिक गुण क्या होंगे, अलग होंगे। अलग। ठीक है, जिसमें भौतिक गुण यानी गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, ये सब। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि आइसोटोप की हम लोग जो बात कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। और वैलेंस सी इसके क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सेम होंगे, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगे, सेम सेम होंगे होंगे। दोनों। है ना, लेकिन हम बात करें तो इनके मास क्या है, डिफरेंट, द्रव्यमान अलग अलग है, अतः फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग आपको होंगे। अलग दिखेगा। ये वाले कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इसमें देखेंगे कि जैसे आइसोटोप की बात की है, तो अलग अलग आइसोटोप का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे किया जाता है। जिसमें देखिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल जो है कहाँ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, कंट्रोल्ड चेन के फॉर्म में। ठीक है, और इसी से किसका जनरेशन होता है, पावर का। इसके बाद देखिए कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आयोडीन 131 का इस्तेमाल घेघा रोग के उपचार में किया जाता है। तो घेघा रोग के उपचार में आयोडीन 131। ठीक है, इसके बाद आपका कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए कोबाल्ट, 60। इन 60। सब का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235 कहाँ इस्तेमाल होगा, परमाणु भट्ठी में होता है ना, परमाणु भट्ठी में होता है। अब देखिए अगला एक टर्म है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है कि दो चीजें आपस में जुड़ जाती है। तो जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर टू फॉर्म या हैवियर न्यूक्लियर, यानी दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो चीजें बड़ी हो जाएगी। और यह क्या करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है फिजन के तुलना में। और जितने भी सूर्य हैं, तारे हैं, सब में जो एनर्जी की बात आती है, तो वहां पे एक ही घटना का नाम आएगा, वह है न्यूक्लियर फ्यूजन। है ना, इसमें क्या है कि लाइट एंड हीट इन द सन एंड स्टार कम फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आपका फ्यूज हो जाएगा, दो मिल कर करके, और किसके जैसा बन जाएगा, आपका हीलियम के जैसा। और खूब अमाउंट में क्या करता है, आपका एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, यानी दो हल्के नाभिक आपस में मिल जाएंगे, हल्के नाभिक आपस में मिल जाएंगे, यही क्या है, नाभिकीय संलयन।
जो कि विखंडन के तुलना में कई गुना ज्यादा एनर्जी देता है ना। जितने भी क्या है स्टार, सभी के सभी जो हम एनर्जी दे रहे हैं किससे, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। तो बोले थे कि आज थोड़ा कम पढ़ेंगे, है ना। तो या यहाँ से हम क्या करेंगे, सुबह में हम लोग कंटिन्यू फ्यूजन करेंगे। ठीक है। कहाँ से, नाभिकीय विखंडन से। और सुबह में थोड़ा ज्यादा एनर्जी के साथ हम लोग कोशिश करेंगे इसको आगे बढ़ाने का। ठीक है।